सातवां, ब्रज भाषा का चरम विकास और उसका अखिल भारतीय काव्य भाषा बन जाना। ब्रज भाषा का चरम विकास और उसका अखिल भारतीय काव्य भाषा बन जाना। एक पंक्ति लिखी जल्दी से, मैं सीधे बोर्ड पे लिख ही रहा हूं, पहले कोशिश करूं फिर लिखूं, इससे अच्छा कि लिख ही देता हूं। ब्रज भाषा हित ब्रजवास ही न अनुमानो। ऐसे ऐसे कवि न की बोली है सो जानिए। ब्रज भाषा हित ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि न की बोली है सो जानिए। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं अच्छे से कि यदि किसी के मुंह से ब्रजभाषा सुनो तो ये अनुमान मत करो कि ब्रज क्षेत्र में ही रहता होगा। ऐसे ऐसे कवि इसका इस्तेमाल करते हैं कि ब्रज के इलाके से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे कवि न की बोली है सो जानिए, मतलब जान के आश्चर्य होता है कि कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है। सोच के देखिए, ब्रज भाषा तो एक ही है। जयपुर में बिहारी लिख रहे हैं ब्रज भाषा में, पंजाब और पटना में गोविंद सिंह ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, फिर भारतेंदु बनारस में ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, भूषण पन्ना में रह के और महाराष्ट्र में रह के ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा इनसे पहले बंगाल में है, वहां ब्रज भाषा चल रही है। इसलिए कहते हैं कि ब्रज भाषा ऐसी फैली रीति काल में, पूरे हिंदी क्षेत्र में ब्रज भाषा फैल गई और तब ये कविता बहुत प्रसिद्ध हुई। इस कविता के लेखक कौन है, कभी जिक्र हुआ इसका? एक ऐसा आदमी जिसके नाम में दो दो शब्द जुड़े हुए हैं, भिखारी दास, और उसके आचार्य, आचार्य भिखारी दास कह गए हैं ब्रज भाषा है तो ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि न की बोली है सुधारी। जब भाषा खंड पढ़ेंगे ना, वहां ये टिप्पणी आ चुकी है, प्रश्न आ चुका है कि ब्रज भाषा अखिल भारतीय काव्य भाषा है, इसी पर प्रश्न आया था। और इस प्रश्न के उत्तर में जब तक आपने ये पंक्ति नहीं लिखी तब तक लगता है उत्तर अधूरा है आपका। इस पंक्ति के आते ही उत्तर पूरा हो जाता है। ठीक, अब हेडिंग बनाओ, कालीन काव्य की उपलब्धियां। ठीक, हेडिंग बनाओ, रीतिकालीन काव्य की उपलब्धियां। रीतिकालीन काव्य की उपलब्धियां, फिर जल्दी से देखेंगे सीमाएं। हे प्रभु आज रीतिकाल पूरा करवा देना, बड़ी घबराहट हो रही है। बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उतारोगे अब कब भूभार, क्या था भार, कौन सी रचना में था? बीडी में था, उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार। दुर्दशा में पक्का, और नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो नहीं क्या, किसमें था? पी लो पानी पी लो, पहले बेचारे पानी पीने के लिए ऐसे हुए ही थे कि मैंने पूछ लिया। नहीं पता, बीडी, भारत दुर्दशा, उतारोगे अब कब, हर बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार। सिस्टर्स, स्कंदगुप्त, देखिए इन्होंने जो कहा वही शास्त्र वचन है, स्कंदगुप्त में ही है, एकदम सही बताया आपने, परफेक्ट। बीडी में नहीं है, दिमाग बीडी पे लगा हुआ है, स्कंदगुप्त में है। स्कंदगुप्त में भाई, स्कंदगुप्त में, ठीक है। मेरे ख्याल से उसका कथन है, मातृगुप्त का, मातृगुप्त था ना उसमें, हाँ। मेरे ख्याल से उसी का कथन है। जब वो स्कंदगुप्त लौट के आता ना बच के, उस समय वो थोड़ा सा उस माहौल में ही पाए गए। चलिए, ये भी अच्छी पहली, तो पंक्ति बोल दो फिर आपसे पूछो किस रचना में थी, इसी से आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा बीच बीच में, है ना। तो उपलब्धियों में जल्दी से पॉइंट्स 5 से नोट कर लीजिए। नंबर 1,
संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान परंपरा को लोक भाषा में रूपांतरित करके जन साधारण को उपलब्ध कराया। जन साधारण को उपलब्ध कराया। ये किस बारे में बात चल रही है? LGP, लक्षण ग्रंथ परंपरा। ठीक है, लिखिए ब्रैकेट में लक्षण ग्रंथ परंपरा। दूसरा, काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन मनोरंजन भी होता है। काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन मनोरंजन भी होता है। यह दायित्व रीति काव्य ने बखूबी निभाया। यह दायित्व रीति काव्य ने बखूबी निभाया। और ये दायित्व दिखाना ही है तो कौन सी कविता दिखाएंगे भाई? आपका जो राष्ट्रगीत चल रहा है इस समय, कहत नटत, कहत नहीं कहत, कहत, कहत नटत रिझत खिजत। अच्छा, जब आप कहत बोलते हैं तो ये बताइए जरा, जैसे ये है, या तो ये कहत है या कहते है, तीनों की मात्रा समान है, तो कहत कैसे हो सकता है या कहत कैसे हो सकता है? या तो ये है, कैसे कैबूतर है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है मैंने नहीं सुना। बहुत दिन से कीर्तन नहीं हुआ क्लास में, अच्छा नहीं लग रहा है। हो जाए ऐसी बानी बोलिए। बहुत बढ़िया, ये रिकॉर्ड हो रहा है। युवा युवा तक लोग देखेंगे कैसे छठे हुए पीसेस बैच में थे जो बड़े और मैच्योर होने के बाद भी प्राथमिक पाठशाला के तरीके से पढ़ते थे। लिखो ग या नंबर 3, ब्रज भाषा जो ब्रज क्षेत्र की भाषा थी उसे अखिल भारतीय काव्य भाषा बना दिया। ब्रज भाषा जो ब्रज क्षेत्र की भाषा थी उसे अखिल भारतीय काव्य भाषा बना दिया। नंबर 4, इसमें एग्जाम्पल देना हो तो कौन सा देंगे? ये जो लिखा है, ब्रज भाषा हित ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि न की बोली है सो जानिए। नंबर 4, मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास। पूरे रीतिकाल में सबसे अच्छा मुक्तक, जिसमें मुक्तक नहीं महाकाव्य कह दिया हो, अगर बताना हो कोई एक आध, मतलब कौन सा बताएंगे? हत नहत नड़त तो हो चुका पहले ही, से पूरी कहानी कह दी हो। फिर एक ही बचता है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लकाई लुकाई। आगे, सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे नट जाई। नंबर 5, शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उच्चतम स्तर। ऐसा शिल्प नहीं देखा पहले कभी। शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य का उच्चतम स्तर। एक और एग्जांपल देना हो तो, भरी रही भनक भनक तार तानने की, तनक तनक तामे झनक चुरीन की। नंबर 6, पहली बार स्वतंत्र नीति काव्य का विकास। पहली बार स्वतंत्र नीति काव्य का विकास। अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। और बुड़बक टाइप का लिखना हो तो, पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम टें 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 टें। आगे मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, कुंडलिया में ऐसी होता है ना। अगला बिंदु बनाइए, आदिकाल की तुलना में व्यापक भावनाओं से युक्त वीर काव्य। आदिकाल की तुलना में व्यापक भावनाओं से युक्त वीर काव्य। कौन सा एग्जाम्पल?
तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। आठवां, रीति मुक्त काव्य ने कविता को जो सम्मान दिया वह अनूठा है। रीति मुक्त काव्य ने कविता को जो सम्मान दिया वह भी अनूठा है, अनूठा और अप्रतिम है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। चलिए अब बनाइए अगला, रीतिकालीन काव्य की सीमाएं। ये तो उपलब्धियां हो गई, अब सीमाएं भी देख लीजिए। नंबर 1, यह कविता दरबारों और सामंतों के प्रति जवाबदेह रही। यह कविता दरबारों और सामंतों के प्रति जवाबदेह रही, जनता और उसकी समस्याओं के प्रति नहीं। जनता और उसकी समस्याओं के प्रति नहीं। नंबर 2, लक्षण ग्रंथ परंपरा में मौलिक विकास नहीं हुआ, सिर्फ अनुकरण हुआ। लक्षण ग्रंथ परंपरा में मौलिक विकास नहीं हुआ, सिर्फ अनुकरण हुआ। नंबर 3, प्रबंध काव्यों की परंपरा का विकास नहीं के बराबर हुआ। प्रबंध काव्यों की परंपरा का विकास नहीं के बराबर हुआ। नंबर 4, अलंकरण और चमत्कार के मोह में, अलंकरण और चमत्कार के मोह में कविता का भाव पक्ष कमजोर हो गया। अगला, यह कविता पाठक को नैतिक उत्कर्ष की ओर नहीं अपकर्ष की ओर ले जाती है। यह कविता पाठक को नैतिक उत्कर्ष नहीं अपकर्ष की ओर ले जाती है। अगला, ब्रज भाषा का विकास तो हुआ किंतु भाषाई वैविध्य खत्म हो गया। ब्रज भाषा का विकास तो हुआ किंतु भक्ति काल जैसा भाषाई वैविध्य नहीं बचा। सीमाएं लिख लेंगे आराम से, उपलब्धि सीमा जो पूछे। चलिए, अब आपके 6 प्रश्नों में से 5 हो गए। अब बचा छठा सवाल। बनाओ हेडिंग, रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन। रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन। नंबर 1, रीतिकाल पर सामान्य आक्षेप यह है, रीतिकाल पर सामान्य आक्षेप यह है, इस काल की कविता कि इस काल की कविता का लोक जीवन से तादात्म्य नहीं था। तादात्म्य ठीक लिखना, तादात्म्य ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है, सही है।
इस काल की कविता का लोक जीवन से तादात्म्य नहीं था। पूर्णविराम। इस काल की कविता सिर्फ दरबारों इस काल की कविता सिर्फ दरबारों के प्रति जवाबदेह थी, लोक जीवन के प्रति नहीं। सच कहें तो यह आरोप पूरी तरह सत्य नहीं है। सच कहें तो यह आरोप पूरी तरह सत्य नहीं है। रीतिकालीन काव्य का गंभीर अनुशीलन करके रीतिकालीन काव्य का गंभीर अनुशीलन करके उसमें लोक जीवन की उपस्थिति को रेखांकित किया जा सकता है। उसमें लोक जीवन की उपस्थिति को रेखांकित किया जा सकता है। ठीक। नंबर दो में लिखिए रीतिबद्ध ऑब्लिक रीति सिद्ध काव्य में लोक जीवन। रीतिबद्ध ऑब्लिक रीति सिद्ध काव्य में लोक जीवन। इसमें दो पक्ष लिखेंगे, पहले पक्ष फिर विपक्ष। पक्ष का मतलब है, विपक्ष का मतलब नहीं है। तो पहले हेडिंग बनाइए पक्ष। पक्ष में तर्क। तो संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान लोक भाषा में प्रस्तुत हुआ। संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान लोक भाषा में प्रस्तुत हुआ। नायक नायिका राजसी नहीं मध्यवर्गीय हैं। नायक नायिका राजसी नहीं मध्यवर्गीय हैं। ये बात ध्यान है ना आप लोगों को। एग्जाम्पल में कहत नटक ग लोक उत्सवों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उत्सवों का मतलब सिर्फ उत्सव से है, होली। या अनुराग की फाग लखो जहां राजत राग किशोर किशोरी। घ राजनीतिक व्यंग्य। कौन सा बताइए। स्वार्थ सुकृत न शमु वृथा देखी विहंग विचारी। अगला पारिवारिक विसंगतियों पर चोट। पारिवारिक जीवन की विसंगतियों पर चोट। भरती न देवर की कुमति। छठा सामाजिक विसंगतियों पर चोट। जपमाला छापा तिलक। सामाजिक विसंगति आडंबर वगैरह सब एक साथ कर लीजिए। जपमाला छापा तिलक सरनय को काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। ये सारा उत्तर कौन सा है। बिहारी की लोक चेतना, वही उत्तर है पूरा का पूरा। अब आइए विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क में लिखिए पहला राजसी वर्ग के प्रति जवाबदेही। ख जैसे भोग विलास को इन कवियों ने प्रोत्साहित किया है, जैसे भोग विलास को इन कवियों ने प्रोत्साहित किया है, वह लोक जीवन को अराजक बना सकता है।
वह लोक जीवन को अराजक बना सकता है। इसीलिए कहीं कहीं ये कवि खुद अपराध बोध से भरे नजर आते हैं। एक छोटी सी कविता लिखिए, रीतिबद्ध कवि की ही कविता है, मैं नाम भूल रहा हूं किसकी है, लेकिन आप भाव समझ पाएंगे। छाणी आपनो भौन तुम, भौन कौन के जात। इस कविता का क्या अर्थ हो सकता है? छाड़ी आपनो भौन तुम, भौन कौन के जात। अपना घर छोड़ के किसके घर में घुस रहे हो भाई? कुछ तो शर्म करो, अराजकता से बचो। छाड़ी अपना भौन तुम, भौन कौन के जात। ऐसा ही एक और कथन है जो गिल्ट फीलिंग को दर्शाता है। रीति कवियों की अपराध भावना, अगर कभी इस पर लिखने की बात करें तो इसका जिक्र कीजिएगा। दूसरा है पर रस चाहे पर किया, तजी आपू गुण गोत। पर रस चाहे पर किया, तजी आपू गुण गोत। पर किया के प्रेम में डूबना जो चाहता है, अपने गुण और गोत्र को त्याग के ही ऐसा करता है। ये थोड़ा समझा रहे हैं समाज को, भाई ऐसा मत करो, नियम में रहो, नियमन में रहो। तो जब भी आपको लिखना हो कि रीति कवि इस बात से गिल्ट फीलिंग से भी परेशान थे कि हमने इतना गंदा क्यों लिखा है, तो उन्हीं कवियों की ये बात है। तो कहिए कि रीतिकालीन कवि कहता है करके। मेरे ख्याल से उस कवि का नाम गोप है जिसने लिखा था इनमें से एक वाक्य कोई। आप चाहेंगे तो मैं चेक करके बता दूंगा कौन सा वाक्य किसका है, आप वाक्य ध्यान रखिए। हिस्सा लिखिए। नागरिकता का भाव प्रबल है, ग्रामीणों का मजाक उड़ाया है। नागरिकता का भाव प्रबल है, ग्रामीणों का मजाक उड़ाया है। नागरी विविध विलास तजी, बसी गवेलन माही। मूढ़नी में गनिबी कि तू, फूठ्यो दई ठिलाही। यानी शहर छोड़ के गांव में बसी है, तेरी गणना मूर्खों में होगी। मूढ़नी में गनिबी कि तू। याद है आपको ये कथन? किसका है? बिहारी का है। ठीक। चल, अब बनाइए हेडिंग, रीति मुक्त काव्य में लोक जीवन। रीति मुक्त काव्य में लोक जीवन। इसमें लिखिए पक्ष। पक्ष में केवल एक बात लिखिए, एक निष्ठ प्रेम पर बल। एक निष्ठ व सहज प्रेम पर बल। एक निष्ठ व सहज प्रेम पर बल। एग्जाम्पल, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहन्ने को सयानप बांक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहन्ने को सयानप बांक नहीं। विपक्ष में तर्क। दरबार से लड़ते हैं किंतु समाज में नहीं जाते। दरबार से लड़ते हैं किंतु समाज में नहीं जाते। सीधे कहां पहुंचे? वृंदावन। और वहां क्या गाया? ऐरी रूप अगाधे राधे। राधे राधे के नाम लेने से पुण्य मिलता है। ऐरी रूप अगाधे राधे, राधे राधे, हाँ पुण्य मिलेगा, परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इतना राधा जी का नाम लिया आपने। अगला बिंदु बनाइए, रीति इतर काव्य में लोक जीवन। रीति इतर काव्य। पहले लिखिए पक्ष में तर्क। क,
संत कवियों ने नारी को सम्मान दिया। संत कवियों ने नारी को सम्मान दिया। कौन सा उदाहरण था? नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोष, मूर्ख राम विसार कर ताहि लगावत दोष। ख, वीर काव्य में वीरता का उद्देश्य व्यापक है। वीर काव्य में वीरता का उद्देश्य व्यापक है। तेज तम अंश पर, कान्हजी में कंस पर। ग, स्वतंत्र नीति काव्य का विकास। स्वतंत्र नीति काव्य का विकास जो लोक जीवन से गहरे स्तर पर जुड़ा है। स्वतंत्र नीति काव्य का विकास जो लोक जीवन से गहरे स्तर पर जुड़ा है। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। विपक्ष में केवल एक तर्क। सूफी काव्य में सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। सूफी काव्य में सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। किसका कथन था? नूर मोहम्मद। जहां इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहां सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। नूर मोहम्मद, जहां इस्लामी मुख लिख के छोड़ दीजिए। कोई लोक जीवन पूछेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? आपके 6 किसे सवाल हो गए हैं, कोई सवाल नहीं बचा उनमें से। अभी बार जल्दी से निकालिए ये वाला पर्चा प्रश्नों वाला। 21 और 13 34 और 43 सवाल है। 43 में मेरे ख्याल से 40 में आप कहेंगे हो जाएगा। जो 2-3 बचेंगे उनको निशान लगा लेते हैं। देखो अधिकांश में हाँ हाँ बोलते जाना तो जल्दी हो जाएगा। पहला है घनानंद की काव्यगत विशेषताएं। मजाक में नहीं, सच बताओ। दूसरा, क्या रीतिकालीन काव्य दरबारी काव्य होते हुए भी लोक जीवन से जुड़ा है? अभी जोड़ा इतना सारा देखिए। तीसरा, दरबारी वातावरण में विकसित रीति काव्य की उपलब्धियां क्या है? बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताएं, केशवदास की रामचंद्रिका में संवाद योजना, मातु कहा निपटाप गए सुरलो कहीं क्यों सुत शोक लय, राम को काम कहा रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। बस। छठा, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, ये क्या है? अब के कवि खद्योत सम, जहां तहां करे प्रकाश। देखिए, सूरदास सूर्य के समान है, तुलसी चंद्रमा के समान है, उडगन यानी तारा केशवदास। सूरदास सूर्य हैं, तुलसीदास चंद्रमा हैं और केशवदास तारे हैं। अब के कवि खद्योत सम और आजकल के कवि जुगनू हैं। जहां तहां करे प्रकाश, जहां जाते हैं हल्का सा प्रकाश हो जाता है और दम नहीं आजकल के कवियों में। इस पर हम बात करेंगे, निशान लगा लीजिए। बिहारी का अर्थ गर्भत्व, केशव का आचार्यत्व, रीतिबद्ध काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। रीतिकालीन काव्य की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए घनानंद के काव्य की सुधारण विवेचना। रीति स्वच्छंद काव्यधारा कौन सी है? रीति मुक्त काव्यधारा है। 11वां, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये तो हुआ ही नहीं। तो हुआ है, 2-3 बार हुआ है अलग अलग। जैसे श्रृंगार में हुआ, दरबार में हुआ, अलंकरण में हुआ, उसी से मिला के हो जाएगा। पद्माकर और देव, देखिए देव का नाम आ गया ना। पद्माकर और देव की रीतिबद्ध कविता। देव पाठ्यक्रम में नहीं है और पेपर में है। आपके नोट्स में है ना देव? देव की 1-2 पुस्तकों के नाम बता देना और साथ में भरी रही भनक भनक तार तारने की, तनक तनक तामे झनक चुरीन की। और पद्माकर तो आपके प्रिय कवि हैं। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनिजन है, चांदनी है, चिक है, चरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, सेज है, सुरा है, सुराई है। और इसमें जो भाव आता है आपके चेहरे पे ना, वो भक्ति वाले में नहीं आता है,
क्योंकि बेसिकली जो चेतना है वो रीति काल की अवशिष्ट चेतना है। प्रेम की पीर के कवि घनानंद। घनानंद की काव्यगत विशेषताएं, पद्माकर की काव्य कला, गुलगुली, फिर गुलगुली हो गई, और साथ में संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावेता ही तुरंत लुटावत विलंब और धारणा, वो सब लिखिए। और क्या लिखेंगे? पावस बनाओ तो ना विरह बनाओ, जो विरह बनाओ तो ना पावस बनाओ। और फिर इसके अलावा या अनुराग की फाग लखो, जहाँ राजत राज किशोर किशोरी, गोरिन के रंग भेजी को सांवरो, सांवरो के रंग भेजी को गोरी। और जब ये हो गए बूढ़े, अंत में लुंजपुंज हो गए, तब कौन याद आया? भगवान राम याद आए। यह जग जीवन को है यह फल, जो छल छाड़ी भजे रघुराई। हो गया पद्माकर खत्म। और क्या है पद्माकर में? एक तो रह ही गया, उपक्के तपक्के धड़के महा फल चिल्लिका सी भड़क के जाए। ऐसा ही एक पृथ्वीराज रासु में भी था। सनक के बहे बाण भारम, क्या था ऐसे कुछ था ना, भवक के बहे रक्त धारम। नहीं याद आ रहा अपनों को। इसके बाद है केशव की संवाद योजना। बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन अनुभूति एवं अभिव्यक्ति उभय दृष्टियों से कीजिए। अनुभूति यानी संवेदना, अभिव्यक्ति यानी शिल्प, उभय यानी दोनों। तुलसीदास और केशवदास की राम भक्ति से जुड़ी कविताओं में पृथकता के कारण, पृथकता क्या है? तुलसी के यहाँ क्या अच्छा है भाई? तुलसी के राम ज्यादा कौन है? जंगल में रहने वाले विनम्र राम। इनके कौन से? राजसी राम हैं। अंतर का मूल कारण क्या है? कि वो ये दरबारी कवि हैं, वो स्वतंत्र कवि थे। एक बड़ा कारण ये है। इसी मेन पॉइंट पे लिखिएगा, बिहारी की काव्य कला अपनी ध्वनि क्षम संभावनाओं के साथ साथ रसाभिव्यक्ति में भी पूरी तरह सक्षम है। तो हो चुका शायद, पता नहीं चल रहा आपको? नहीं हुआ ना? है? अच्छा, इसका मतलब ये कि मुझे पहले वाला मिला, आपको बाद में प्रूफ रीडिंग के बाद मिला, क्योंकि ये प्रश्न बिहारी वाले में आया था, तो मेरे वाले में से काट के वहां चला गया होगा। मुझे पहला प्रूफ मिला था। इसके बाद कोई है या खत्म हो गए? दो है ना अभी। एक है केशव की संवाद योजना की विशेषताएं, और फिर रीति मुक्त कवियों की प्रणय चेतना। मेरे पास 21 प्रश्न है। ये 19वां जो प्रश्न मेरे पास था ना, बाद में काट के उधर शिफ्ट हो गया होगा पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में ही आया होगा। अब उत्तर प्रदेश पर आ जाइए। तो यूपीएससी में कितने सवाल बचे? एक ही बचा ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश। प्रणय का मतलब क्या होता है? प्रणय मतलब प्रेम। रीति मुक्त कवियों की प्रणय चेतना मतलब प्रेम, श्रृंगार, वही सब चीजें। वही सच्चा प्रेम अति सूधो विरह मूलक प्रेम, ये कैसो संयोग न सूझी पर है। हास परिहास वाला सहज प्रेम, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। और भक्ति में डूब जाने वाला प्रेम, ऐरी रूप अगाधे राधे 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 राधे। बस यही 4 बातें, और कौन सी बात लिखनी है? उत्तर प्रदेश। पहला, रीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। रीति मुक्त काव्य धारा का संक्षिप्त विवेचनात्मक परिचय प्रस्तुत कीजिए। अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्य के वैशिष्ट्य की साधारण समीक्षा कीजिए। आतंकवादी भाषा है। अभिव्यंजना कौशल यानी शिल्प। अभिव्यंजना कौशल का मतलब शिल्प होता है। तो शिल्प की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्य की उसका मूल्यांकन करना है। फिर देखिए, अभिव्यंजना सौष्ठव एवं काव्य शिल्प की दृष्टि से एक ही बात है। अभिव्यंजना सौष्ठव यानी शिल्प, काव्य शिल्प यानी शिल्प की दृष्टि से रीति मुक्त काव्य के वैशिष्ट का विवेचन। रीति मुक्त में घनानंद वगैरह को लीजिए और लिखिए। हाँ, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों के श्रृंगार वर्णन की तुलना, अभी जो भी किया था ना वो मिल गया अच्छे से। रीति मुक्त काव्य, रीतिकाल एक सामाजिक एवं ऐतिहासिक आवश्यकता। तो जाएगा, फिर भी निशान लगाइए इस पर। हिंदी की रस रीति काव्य परंपरा, इस पर भी निशान लगा लीजिए। रीतिबद्ध, रीति मुक्त एवं रीति सिद्ध कवियों का उदाहरण सहित काव्य परिचय दीजिए। रीति काल के नामकरण की सार्थकता पर विचार करते हुए प्रमुख रीति ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय।
इसमें क्या करना, कुछ कुछ कवियों के नाम के साथ जो ग्रंथ लिखे, जैसे केशव दास ने कवि प्रिया रसिक प्रिया लिखा, कुलपति ने रस रहस्य लिखा, भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा, ऐसे कुछ कवियों के नाम नोट कर लीजिए किसने क्या लिखा है उसके बारे में। या चिंतामणि त्रिपाठी ने क्या लिखा, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु लिखा, नंददास ने रसमंजरी लिखा, कृपाराम ने हित रंगिणी लिखा। ऐसे 5-6 के नाम लिख देंगे ना तो उससे परीक्षक पे दबाव बन जाएगा। रीतिकालीन काव्य कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। कला में वही शिल्प, मतलब वही भाषा, अलंकार, ये सब। रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए। लक्षण ग्रंथ है नहीं है, बाकी सब समान है। रीति काल के नामकरण की सार्थकता बताइए। बिहार सबसे प्यारा राज्य है। आज शराबबंदी भी है, मुश्किल प्रश्नबंदी भी है, दोनों चीजों को रोका हुआ है। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। रीति मुक्त कविता का शिल्प, रीतिकालीन रीति काव्य में रस निरूपण की प्रवृत्तियां। पाएगा, निशान लगा लीजिए, बात कर लेंगे। रीति मुक्त एवं रीतिबद्ध कवियों की काव्यगत विशेषताएं उदाहरण प्रस्तुत करें। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतिकाल की देन, देन हमने किया है, उपलब्धियां, हाँ उपलब्धियां। फिर हिंदी का रीतिबद्ध काव्य, हिंदी रीति काव्य के प्रमुख प्रदेय का आकलन, वही उपलब्धियां। रीति काव्य केवल सामंती मानसिकता की देन है या उसका महत्व भी है? सामंती तो है ही, महत्व भी है। महत्व में क्या क्या, उपलब्धियां, जो उपलब्धि है वो सब उसका महत्व है। जितनी तेजी से हमने बिहार को पूरा किया, सिर्फ मैंने किया या आपने भी किया? पक्की बात, प्रतिभा जी आपने बोल दिया तो उसको वचन माना जाएगा आपसे, शास्त्र वचन है कि हो जाएगा? ठीक है, चलो। यूपीएससी में एक सवाल बचा, सूर सूर तुलसी शशि, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे? 7 और 8, ठीक है। बिहार में? इन 4 सवालों में तो 5-7 मिनट तो लगेंगे। एक प्रश्न और है जो आपके सामने आया नहीं है। रीति काल का प्रतिनिधि कवि कौन है, बिहारी या घरानंद? बिहारी में था ये सवाल, हमने पेंडिंग में रखा हुआ उसको भी। तो अब क्योंकि 10 मिनट हमारे हाथ में, एक सवाल कर लेते हैं, बनाओ हेडिंग। प्रश्न लिखिए, रीति काल का प्रतिनिधि कवि कौन, बिहारी या घनानंद? नंबर 1, प्रतिनिधि कवि होना और सर्वश्रेष्ठ कवि होना दो अलग बातें हैं। प्रतिनिधि कवि होना और सर्वश्रेष्ठ कवि होना दो अलग बातें हैं। प्रतिनिधि कवि उसे कहा जाना चाहिए, प्रतिनिधि कवि उसे कहा जाना चाहिए जिसके काव्य में, जिसके काव्य में उस दौर की सभी या अधिकांश विशेषताएं शामिल हों। जिसके काव्य में उस दौर की सभी या अधिकांश विशेषताएं शामिल हों। बिहारी और घनानंद दोनों निस्संदेह श्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी और घनानंद दोनों निस्संदेह श्रेष्ठ कवि हैं। सेमीकोलन। अपने अपने तरीके से दोनों ही रीति काल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अपने अपने तरीके से दोनों रीति काल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कायदे से ना यहां सेमीकोलन लगाइए, पिछले वाले में कोमा कर लीजिए। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है,
किसके काव्य में प्रतिनिधित्व का अनुपात अधिक है? किसके काव्य में प्रतिनिधित्व का अनुपात अधिक है? नंबर 2 में लिखिए बिहारी। इसके अंदर लिखिए क, बिहारी प्रतिनिधि कवि हैं। अब इसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। अब ऐसा कर लीजिए, लिखिए अ श्रृंगार केंद्र में, के बाद आ ब्रज भाषा का प्रयोग, इसके बाद ई श्रृंगार का देह मूलक स्वरूप, फिर बड़ी ई दरबारीपन सामंतीपन, फिर उ हर कविता काव्य शास्त्र से सुसंगत है। उ में आप लोग ज्यादा हंसे क्योंकि उ से उल्लू बनता है, इसलिए हर कविता काव्य शास्त्र से सुसंगत है। इसके बाद बड़ा ऊ मुक्तक में चमत्कार करने की शैली, अब बनाइए ख बिहारी प्रतिनिधि कवि नहीं है। बिहारी प्रतिनिधि कवि नहीं है। लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं है। लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं है, जो इस काल की विभेदक परंपरा है, जो इस काल की विशिष्ट और विभेदक परंपरा है। वीर काव्य नीति काव्य आदि परंपराओं से उनका कोई सरोकार नहीं। वीर काव्य नीति काव्य आदि परंपराओं से उनका कोई सरोकार नहीं। भाई नंबर 3 पर, नंबर 3 में लिखिए घनानंद। लिखिए क प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं, उसके अंदर लिखिए और में लिखिए दरबार, फिर आ। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है। आ लिखिए, आ में लिखिए ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ई श्रृंगार। ई मुक्तक। उ समाज से सीधा संबंध नहीं। समाज से सीधा संबंध नहीं। ख अब ये कहा गया ख, ई ऊ चल रहा था। आप समझ रहे हैं इसमें ये हो रहा है, पहले एक फिर दो पर आ गए, दो में फिर आप क में आ गए, क के अंदर फिर आप अ आ, ये चल रहा है। तो जैसे ऊ के बाद ख आ गया, इस समय ना थोड़ा पीछे आ जाना है इधर, ख। ठीक है, तो ख में लिखिए प्रतिनिधि नहीं है। फिर लक्षण ग्रंथ परंपरा में शामिल नहीं। प्रेम
भक्ति जैसा पवित्र है जो रीति काल के सामान्य प्रेम से अलग है। प्रेम भक्ति जैसा पवित्र है जो रीति काल के सामान्य प्रेम से भिन्न है। दरबार में होकर भी दरबारी नहीं, दरबार में होकर भी दरबारी नहीं, दरबारी नहीं, पूर्ण विराम। नंबर 4 निष्कर्ष। लक्षण ग्रंथ परंपरा की दृष्टि से दोनों में से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। लक्षण ग्रंथ परंपरा की दृष्टि से दोनों में से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। किंतु यदि उस बिंदु को छोड़ दें तो घनानंद ज्यादा महान है, तो घनानंद ज्यादा महान है, किंतु बिहारी ज्यादा प्रतिनिधि हैं। घनानंद ज्यादा महान है किंतु बिहारी ज्यादा प्रतिनिधि हैं। हो पाई कि ना हो पाई? हो पाई तो फिर अब जाइए, कल आइए, कल ये 4 सवाल करके फिर आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। कल से जाइए।